नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के प्रथम प्रश्न पत्र के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है और वह क्वेश्चंस दीर्घ उत्तरीय का है, जहां से लगभग कई अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनने की संभावना है। और यह क्वेश्चंस जो है आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है, यानी यह क्वेश्चंस के बिना किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर बनेगा ही नहीं। क्योंकि आपके पेपर का क्या नाम है, आपके पेपर का नाम है, जब आप बीए के प्रथम प्रश्न पत्र या बीए के 5th सेमेस्टर के ज्योग्राफी के प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो उसमें आपको रीजनल ज्योग्राफी यानी आपको प्रादेशिक भूगोल या क्षेत्रीय भूगोल के बारे में जानना होता है। जब आप क्षेत्रीय भूगोल या प्रादेशिक भूगोल की बात करते हैं तो बेसिकली क्षेत्रीय भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा होती है। और जब क्षेत्रीय भूगोल की बात करते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है प्रादेशिक नियोजन का। प्रादेशिक नियोजन एक प्रकार से या क्षेत्रीय नियोजन या क्षेत्रीय आयोजन या एक प्रकार से प्रादेशिक आयोजन या रीजनल प्लानिंग जिसको आप बोलते हैं, यानी कि एक स्थान पर समान समान भागों में बंटवारा करके एक सिस्टमेटिकल वे में, एक व्यवस्थित क्रम में एकदम से सजा देना, ताकि एक प्रकार जैसे आज देखते हैं आवास विकास जो बसाया जाता है शहरों में, वो एक प्रकार से आवास नियोजन के द्वारा बसाया गया होता है। वहाँ पर बिजली, पानी और एक प्रकार से पानी बहने की या जल निकास की प्रणाली, गैस पाइपलाइन, ये तमाम प्रकार की व्यवस्था करी जाती है। और एक गाटा बनाया जाता है ताकि सभी को एक प्रकार से इतने इतने हिस्से में ज़मीन मिलेगी, यानी एक एक पूरा का क्या प्लाटिंग कर दी जाती है। समझ रहे हैं चीज़ों को, तो वो एक प्रकार से नियोजन होता है, वही प्लानिंग करना। प्लानिंग मतलब नियोजन या आयोजन। तो जब हम क्षेत्र को एकदम से सिस्टमेटिकल वे में बांटते हैं ताकि सभी व्यक्तियों को समान समान क्षेत्रफल मिल जाए, समान समान भाग मिल जाए, जहां पर वो अपना मकान बना करके एक एकदम व्यवस्थित क्रम में रह सके, सभी लोग समानता के दृष्टिकोण से रह सके। ये प्रादेशिक नियोजन जो होता है, ये टॉपिक हमेशा प्रश्न पूछा गया है विभिन्न विश्वविद्यालयों में। अब की बार जिन विश्वविद्यालयों ने लिखित परीक्षा करी है वो भी अब की बार यही प्रश्न रखेंगे। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर नंबर 1, ऐसे ही और भी मॉडल पेपर और भी एक प्रकार से रिवीजन क्लास, ये सब मैं लगातार आपको देता रहूँगा। तो आप सभी लोग अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस टाइप की वीडियोज़ और आपको चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन जैसे मैंने छांटा कि ये पिछले कई वर्षों में पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही अगर आपको और चाहिए क्वेश्चंस तो उन प्रश्नों को मैं दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय को मिला करके ऐसे छोटे छोटे मॉडल पेपर लाने का प्रयास करूंगा, जहां से आपका 10-10 नंबर 5-5 नंबर तैयार हो जाए। ठीक है, आइए प्रश्न जानते हैं। प्रश्न आपका है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत ही बारीकी के साथ इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये प्रादेशिक नियोजन जो है या प्रादेशिक आयोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में बताए गए समस्त चीज़ों को आपको ध्यान से बस सुनना है। एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे आपके दिमाग में चीज़ें रुक जाएंगी और प्रादेशिक नियोजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखें, यहाँ से अति लघु उत्तरीय में भी प्रादेशिक नियोजन को लेकर के प्रश्न आएगा, लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जाएगा। प्रादेशिक नियोजन की क्या आवश्यकता है, इसको डिटेल में कैसे समझें, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रादेशिक नियोजन क्या होता है। प्रादेशिक नियोजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रादेशिक नियोजन जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, स्थानीय स्तर की समस्याओं और मुद्दों के समाधान से संबंधित योजना बनाने की प्रक्रिया स्थानीय क्षेत्र नियोजन कहलाती है, जिससे लोगों का कल्याण होता है, स्थानीय क्षेत्र का विकास होता है। ये सब एक प्रकार से इसमें शामिल होता है। बेसिकली अब इसकी आवश्यकता जब आप समझेंगे तो प्रादेशिक नियोजन की परिभाषा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप परिभाषा भी निकाल लेंगे, यहीं से विशेषता आप निकाल लेंगे, यहीं से इसका उद्देश्य और महत्व सब कुछ जान पाएंगे। यानी प्रादेशिक नियोजन आज के भौतिकवादी समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिना नियोजन के एक प्रकार से अगर आप कोई भी काम करते हैं, यहाँ तक कि परिवार में भी प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, परिवार नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। आजकल हर एक चीज़ में एक प्रकार से नियोजन आयोजन की ज़रूरत पड़ती है, हर एक मामले में, चाहे एक प्रकार से परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे पूरा संसार हो, हर जगह या हर एक पॉइंट में एक प्लान जरूर होता है। बिना प्लान के आप कोई भी चीज़ करेंगे तो शायद उतने परफेक्ट तरीके से या उतने अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए था। देखें, तो प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता निम्न प्रकार से है।
पहली आवश्यकता ये है स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग के लिए। यानी सबसे पहली बात तो प्रादेशिक नियोजन से क्या होता है, जो स्थानीय संसाधन होते हैं यानी जो सोर्सेस होते हैं, जो क्षेत्र विशेष के रीजनल सोर्सेस होते हैं, उनका हम लोग सदुपयोग करते हैं, यानी कि उसका अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, उसका यूज अच्छे जगह पर करते हैं। इसके लिए पहला उपयोग होता है प्रादेशिक नियोजन का, यानी जो भी संसाधन उस क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं उनका दोहन हम अच्छे तरीके से करते हैं और उचित मात्रा में करते हैं। इसके अंतर्गत कई पॉइंट्स हैं। देखिए, प्रादेशिक नियोजन स्थानीय संसाधनों के समान रूप से उपयोग पर बल देता है, यानी स्थानीय संसाधन जो भी बिजली पानी या जो भी स्थान मिट्टी जमीन जो कुछ भी है वो समान रूप से उसका उपयोग सभी व्यक्ति करें, उस पर बल देता है, पहली बात। दूसरी बात, इससे क्या होता है स्थानीय नियोजन से या प्रादेशिक नियोजन से, स्थानीय स्तर पर समाज के आर्थिक विकास को बढ़ाया जाता है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रकार से उस समाज पर हो, या स्थानीय स्तर पर जो समाज है वहाँ का एक प्रकार से जो इकोनॉमी है वो अपने पीक पर हो, उसका डेवलपमेंट हो, इसके लिए प्रादेशिक नियोजन किया जाता है। तीसरी बात, प्रादेशिक नियोजन क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करके उचित और चौमुखी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी क्षेत्र में जो असंतुलन फैला होता है, गांव वगैरह में असंतुलन होता है, शहरों में क्या होता है हर चीज़ को उचित तरीके से और एकदम से व्यवस्थित क्रम में होता है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लिप्त होता है। वहीं गाँव में आप देखेंगे, गाँव में कोई बेरोजगार है लेकिन गाँव में एकदम से राजसी जीवन जो होता है गाँव के लोग ही जीते हैं, शहरों के लोग तो बस केवल गुलामी में जीते हैं। यानी कहीं ना कहीं पे उनके बॉस होते हैं, नौकरी करते हैं, और नौकरी करते वक्त सुबह से उठना है, ये करना, नहाना है, तुरंत ड्यूटी जाना है। अगर उनके घर में कोई नात बात रिश्तेदार आ जाए तो उनको समय देने के लिए पहले एक बार बॉस से पूछेंगे कि हमारे घर में फलाने आए हैं, क्या हम रुक सकते हैं, या आज हमारी बीबी बीमार है, दिन में मैं छुट्टी ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। इस तरीके की ज़िंदगी होती शहरों की। गाँव में क्या है, अपना खेती कर रहे हैं, खेत में कोई सूचना गई, बेटा वो भी कोई बीमार है, तुरंत उसको कहा कि भाई बीमार है तो चलो उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो गांव में कोई बीमार हुआ मान लेते हैं तो उसके लिए एक प्रकार से अलग से व्यवस्था, तुरंत जो है जैसे बीमार हुआ, पता चला कि भाई बीमार हैं, वो तुरंत खेत में पहुंचा कोई बच्चा दौड़ करके कि भाई आपकी जो है वाइफ बीमार है, या आपकी बहन बीमार है, आपके पिताजी बीमार हैं, तुरंत कुदाल रख करके तुरंत चल दिया। मतलब कोई सोचना भी नहीं, ना कुछ पूछना है, ठाठ से बैठे हैं। चौराहे पर आप देखें 4-5 लोग बैठे रहेंगे, गपशप लड़ाएंगे, चाय पियेंगे, ठीक है। कोई तम्बाकू ठोंक रहा है गांव में जाएंगे, कोई बावली पर यानी कुएं की धरन पर बैठ करके बढ़िया चौताल गाना गा रहे हैं। इस तरीके से गांव की लाइफ होती है, ठीक है, ओके। आगे देखें दूसरा अगला पॉइंट, इसीलिए प्रादेशिक नियोजन की सभी देशों को ज़रूरत है, यानी आज सभी देश सभी समाज को प्रादेशिक नियोजन की बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा प्रादेशिक नियोजन कॉम्प्लेक्स में संसाधन का समाज के सभी वर्गों में समान रूप से वितरण व उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा पूर्व सोवियत संघ, यानी कि जो पूर्व सोवियत संघ इसको क्यों कहते हैं, चूँकि रूस जो था पहले कई राज्यों का संगठन था, कई देश मिल करके रूस बनते थे। आज रूस जो है 1991 ईस्वी में रूस का हुआ विभाजन, रूस के एक प्रकार से टुकड़े हो गए और रूस से 15 छोटे बड़े देश मिला करके निकले, ठीक है। तो अब सोवियत संघ नहीं रहा, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, अब रूस हो गया है, ठीक है। तो रूस में अब रूस ही केवल है, बाकी देश जो हैं वो अलग अलग देश बन गए हैं। प्रादेशिक नियोजन में प्रादेशिक नियोजन कॉम्प्लेक्स पर अधिक बल दिया गया था, पहली बात पूर्व सोवियत संघ में यानी रूस में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रादेशिक नियोजन कॉम्प्लेक्स में संसाधन का समाज के सभी वर्गों में समान रूप से वितरण और समान रूप से उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से संसाधनों का उचित और तर्कसम्मत तरीके से समान वितरण होता है लोगों में, ये किसके द्वारा, प्रादेशिक नियोजन के द्वारा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आप समझें, दूसरा पॉइंट है महोदय, दूसरा पॉइंट है इसकी उपयोगिता या इसका महत्व किसका, प्रादेशिक नियोजन का, कि बढ़ती जनसंख्या व पर्यावरण समस्याओं के उपाय के लिए, यानी कि आजकल देख रहे हैं भौतिकवादी समाज में लगातार मानव के क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और जनसंख्या लगातार अपने उफान पर है, यानी एक प्रकार से जो पॉपुलेशन है वो एक प्रकार से अपने विस्फोटक अवस्था में इस दौरान है। इसके साथ ही साथ जब जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या के तदुपरांत पर्यावरण प्रदूषण भी एक प्रकार से अपने चरम पर है, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्षेत्रीय नियोजन या प्रादेशिक नियोजन। विश्व में आज बढ़ती जनसंख्या के कारण कई समस्याएं सामने देखने को मिल रही हैं,
जिनमें गरीबी सबसे पहली समस्या। गरीबी है तो भाई भुखमरी होगी, भुखमरी है तो बेरोजगारी, चूँकि गरीब व्यक्ति वही होगा जो बेरोजगार होगा। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, अच्छे निवास स्थान की समस्या आज जो है भौतिकवादी समाज में विद्यमान है। अशिक्षा की समस्या विद्यमान है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग वेश्यावृत्ति और नशावृत्ति में एक प्रकार से लिप्त होते जा रहे हैं जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। प्रदूषण की समस्या, आजकल लोग कहते हैं कि भाई बिना पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन आप देखते हैं जो है रेप वगैरह के केसेस कहाँ मिलते हैं, शहरों में अधिक मिलते हैं, गाँव में कम मिलते हैं। क्यों? गाँव के बच्चे भले ही पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन ऐसे कांड बहुत कम आपको सुनाई पड़ते हैं। शहरों में क्या होता है, पढ़े लिखे लोग ऐसे कुकृत्य करते हैं, ऐसे घिनौने कर्म करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो केवल ये कह देना कि केवल अशिक्षित व्यक्ति ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, आप देखते हैं विश्व में जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तैसे सामने समस्याएं, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अच्छे निवास की समस्या, अशिक्षा, प्रदूषण की समस्या, ये सब भी अपने उफान पर जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ रही हैं। इसके अलावा तो इन सभी की समस्या के समाधान के लिए प्रादेशिक नियोजन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इन सभी समस्याओं के लिए आज हर देश काफ़ी चिंतित है और इस चिंता का एक प्रकार से जो उपाय है वो क्या है, जो है इसका नियोजन किया जाए। इन सभी समस्याओं का समाधान प्रादेशिक नियोजन से संभव है। इसके अलावा किसी भी देश में संसाधनों का उपयोग उचित या संतुलित ढंग से यदि किया जाए तो वहाँ सभी ओर संतुलन बना रहेगा। यानी अगर एक प्रकार से जो संसाधन हैं उनका उचित उपयोग होगा, उचित दोहन होगा, समानता से बंटवारा होगा, बराबर बराबर भागों में सबको मिलेगा, तो ना तो कोई गरीब रहेगा उस समाज में और ना ही कोई ज़्यादा अमीर हो पाएगा। यानी ये समाज की जो एक धारणा है कि अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है, ये धारणा जो है ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इस संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रादेशिक नियोजन आवश्यक है। यानी एक प्रकार से अगर बात करें, संतुलन अगर बना रहेगा कहाँ पर, ताकि कोई भी गरीब, बेरोजगार, भुखमरी, सेनाग्रसित हो, इसको बनाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, चाहे जनसंख्या का संतुलन हो, चाहे एक प्रकार से पर्यावरण की समस्याओं को लेकर के तमाम प्रकार के उपायों की बात हो, इन सभी के लिए ज़रूरी है आज प्रादेशिक नियोजन की। तीसरा जो महत्व है इसका वो इस दृष्टिकोण से है, भूवैज्ञानिक या भू वैन्यासिक संगठन की मजबूती के लिए बहुत जरूरी, ताकि भूमि का उपयोग सही तरीके से किया जा सके और भूमि मजबूत भी हो सके और जो थल है या स्थल है उसका उचित उपयोग कर सके। लंबे समय तक उपनिवेश रहने से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी लंबे समय तक, चूंकि भारत लगभग 200-250 वर्षों तक गुलाम रहा अंग्रेजों का, उससे पहले भी गुलामी का जंजीरों में जकड़ा रहा, तो स्वतंत्रता के बाद वहाँ के लोग आर्थिक विकास के लिए बनाए गए संगठन कमज़ोर हो गए थे और इस तरह से देशों के संसाधन को विदेशी शासकों के द्वारा केवल अपने देश के विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में दोहन किया गया। क्योंकि भारत में जो भूवैन्यासिक चीज़ें थीं, जैसे कि कोयला, सोना, चांदी की खदानें थीं या फिर जो भी कुछ था भारत में, उन सभी का उपयोग इंग्लैंड वाले या जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी खनिज संसाधनों का उपयोग भारत के किया। इस कारण से क्या हुआ कि उपनिवेश वाले देश जो थे बहुत तेज़ी से या तेज़ गति से संसाधन की मात्रा में कमी होती गई और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में भी असंतुलन होता गया। यानी एक प्रकार से उपनिवेश जो देश थे, यानी जिन पर गुलामी की एक प्रकार से जंजीर जकड़ी हुई थी जिन देशों पर, वो एक प्रकार से संसाधनों का उचित दोहन नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के संसाधनों का दोहन खूब अधिक मात्रा में विदेशी लोगों ने किया और यहाँ से धन बटोर के, से भारत उपनिवेश था तो भारत से धन लेकर के चले गए, भारत से तमाम संसाधन लेकर के चले गए। भारत में आज संसाधनों की कमी खल रही है वही, तो ये सब एक प्रकार से होता है। इसके अलावा इस असंतुलन से बचाव के लिए कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि के लिए नियोजित ढंग से योजनाएं बनाई जानी चाहिए, ताकि एक प्रकार से कृषि को हम मैनेज कर पाएँ, उद्योग अच्छे तरीके से, परिवहन, व्यापार, ये चार चीज़ अगर अच्छे होंगे तो हम खनिज संसाधनों पर भी एक प्रकार से अपनी पकड़ मजबूत तरीके से बना पाएंगे। अतः यहाँ के लिए प्रादेशिक नियोजन अति आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भूवैन्यासिक क्षेत्र के लिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये कि विकसित क्रोड व अविकसित उपांत में संतुलन। ठीक है, देखिए विकसित क्रोड मतलब विकसित एरिया, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर एक प्रकार से विकास हो चुका है, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर विकास नहीं हुआ है। तो जहाँ पर विकास नहीं हुआ है वहाँ से कच्चे माल जाएंगे, जहाँ विकास हो गया है वहाँ पर पक्के माल वहाँ से बनेंगे और वही पक्के माल बन करके या जो माल बनेंगे वो अविकसित समाज में आकर के बिकेंगे। अविकसित समाज से रुपया पैसा यहाँ से खूब रुपया लेकर के यहाँ जाएंगे, यहाँ से एक लाइन आएगी और इधर से 10 लाइन जाएगी, यानी कि मुनाफा विकसित क्रोड वाले पाएंगे और विकसित क्रोड लगातार विकसित होता चला जाएगा और गरीबी और बढ़ती जाएगी। जो अविकसित है वो अविकसित ही रहेंगे। प्रादेशिक नियोजन उन देशों में भी आवश्यक है जहां क्रोड उपांत की समस्या, यानी कि ये अविकसित वाले, क्रोड में अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था तथा उपांत में बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है।
क्रोड मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर जो है उत्पादकों की या एक प्रकार से उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में, जहाँ पर धनी लोग हैं, वो क्रोड एरिया, या जहाँ पर खूब ज़्यादा एक प्रकार से क्या है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, विकसित देश हैं वो, ठीक है। और जो उपांत होते हैं वो एक प्रकार से पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, पिछड़े हुए देश। विश्व स्तर पर सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन क्रोड के रूप में उभर कर सामने आया, यानी जो ग्रेट ब्रिटेन है, जिसमें इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स जैसे देश शामिल हैं, ये सबसे पहले जो है क्रोड के रूप में, यानी कि विकसित क्रोड के रूप में समक्ष आया हमारे समक्ष। ग्रेट ब्रिटेन की तुलना में अन्य उसके उपनिवेश पिछड़ गए, जिसे उपांत कहा जाता है। अब उपांत चूंकि उपनिवेश के द्वारा पिछड़े, यानी एक प्रकार से भारत में जो एक प्रकार से हुआ, भारत क्या रहा, भारत एक उपांत बना, चूंकि भारत पर कब्जा रहा इंग्लैंड का, तो भारत भी उतनी तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ पाया। फ्रीडमैन ने ब्रिटेन, भारत को क्रोड और उपांत के रूप में देखा, यानी कि यहाँ पर क्रोड जो है वो ब्रिटेन है और भारत जो है वो उपांत है, यानी चूंकि भारत पर कब्जा रहा किसका, ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन ने भारत के जो खनिज संसाधन उनका दोहन खूब अच्छे तरीके से किया, और यहाँ से यानी उपांत एरिया से, यानी भारत से खूब धन इंग्लैंड के लोगों में एक प्रकार से मिला। इंग्लैंड का राजकोष भरा रहता था, भारत का राजकोष खाली रहता था। इस वजह से भारत आज पिछड़ा है और इंग्लैंड बहुत आगे है, ठीक है। क्रोड उपांत के कारण विश्व में प्रादेशिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न हुई, जिसे दूर करने के लिए प्रादेशिक नियोजन की बड़ी आवश्यकता है। आज एक प्रकार से उपांत जो एरियाज़ हैं उनके लिए प्रादेशिक नियोजन तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्रोड उपांत की समस्या केवल वैश्विक नहीं है, यह समस्या किसी भी देश के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच में भी देखा जा सकता है। जैसे एक तरफ बिहार राज्य को ले ले, दूसरी तरफ आप किसी धनी राज्य को ले ले, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह को ले ले, देखा जा सकता है। यहाँ तक कि यह समस्या स्थानीय स्तर पर भी एक गांव दूसरे गांव या एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर देखी जा सकती है। अब इसमें एक चित्र के माध्यम से अगर आपको समझाया जाए, यहाँ पर देखें, फ्रीडमैन महोदय ने बताया कि एक होता है विकसित केंद्र या कोड, जहाँ पर एक प्रकार से खूब डेवलपिंग चीज़ें हैं या डेवलप्ड चीज़ें हैं, यानी कि एकदम से डेवलप्ड सेंटर है जहाँ पर एक प्रकार से खूब ज़्यादा उद्योग हैं, यानी ये ब्रिटेन वगैरह हो गए। यहाँ से क्या होता है, जो अविकसित सीमांत एरिया होते हैं, अविकसित उपांत एरिया होते हैं, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक प्रकार से कच्चे माल यहाँ पर जाते हैं, और जब कच्चे माल यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह यहाँ से बन करके, जैसे यहाँ से कपास निकला, कपास यहाँ पर गया, कपास मशीनों में एक प्रकार से जो भी कुछ प्रक्रिया हुई करी गई, और उसके बाद में कपड़ा बन करके कहाँ आ गया, भारतीय मार्केटों में आ गया, यहाँ पर आ गया। प्रसंस्कृत वस्तुओं का प्रवाह इधर होता है अविकसित सीमांत की ओर, कहाँ से, विकसित केंद्र से, और यहाँ पर आकर के वही माल बिकता है, फिर यहाँ से पैसे रुपए फिर यहाँ पर कमाते हैं लोग, यहीं से कच्चा माल जाता है, यही कच्चे माल को बस कोई मशीन यहाँ पर इन्होंने बनाया, आविष्कार इन्होंने किया, और उसी आविष्कार का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। वो पके हुए माल को बेच करके या बनी हुई वस्तुओं को बेच करके या प्रसंस्कृत वस्तुओं को बेच करके। प्रसंस्कृत वस्तुएं मतलब जो कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं, उद्योगों के द्वारा, फैक्ट्रियों में बनी है, कंपनी के द्वारा कच्चे माल से वो वस्तुएं बनी हैं, वही प्रसंस्कृत वस्तुएं हो गई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगली एक प्रकार से जो इसकी महत्ता है, खास करके किसकी, जो है प्रादेशिक नियोजन की, वो ये है कि भाई जीवन गुणवत्ता में सुधार व वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्या, यानी जीवन गुणवत्ता के लिए बहुत ज़रूरी क्या है, एक प्रकार से प्रादेशिक नियोजन, यानी कि लाइफ क्वालिटी में चेंजमेंट हो, लाइफ क्वालिटी में सुधार हो, लाइफ क्वालिटी में एक प्रकार से ग्रोथ हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्षेत्रीय नियोजन की, प्रादेशिक नियोजन की। सभी क्षेत्रों में मानव जीवन गुणवत्ता एक समान नहीं है, और ये समानता लाना ही प्रादेशिक नियोजन का एक उद्देश्य है। कई जगहों पर आज भी सैकड़ों सालों से अत्यंत पिछड़े इलाके हैं, उन्हीं पिछड़े इलाकों को समाज में एक प्रकार से लाना या प्रकाश में लाना ही इसका उद्देश्य रहा। इसके विपरीत कई ऐसे स्थान या क्षेत्र हैं जहां मानव जीवन की गुणवत्ता अत्यंत उत्तम है, यानी कहीं पर बहुत ज़्यादा एकदम से हाईएस्ट जीवन लोग जी रहे हैं, कहीं पर बहुत ही लोएस्ट जीवन जी रहे हैं। मानो किसी भी देश में हो, वह हमेशा अपना जीवन स्तर ऊंचा रखना चाहता है, हमेशा ही एक प्रकार से वो हाई लेवल की सोचता है, वो हमेशा हर व्यक्ति कमाना चाहता है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, इसके लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहता है, हमेशा व्यक्ति चाहता है कि हम और कितना आगे बढ़ जाएं, ठीक है। इसके अलावा वह अपने शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का विकास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ प्रदूषण रहित वातावरण भी चाहता है, ठीक है। तो ये होता है एक प्रकार से भारतीय समाज। क्लियर, ये बात आप ध्यान दें, मतलब भारतीय समाज या कोई भी समाज होता है वो हमेशा से अपने क्षमताओं का विकास करना चाहता है, ठीक है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ प्रदूषण रहित वातावरण भी एक प्रकार से हर एक समाज चाहता है, और इसी के लिए लोग प्रयत्नशील रहते हैं, ठीक है। और यही गुणवत्ता की सुधार तब होगी जब एक प्रकार से प्रदूषण की गुणवत्ता या कोई भी एक प्रकार से जो एक प्रकार सिचुएशन होगी, समस्या होगी, उसका समाधान कब होगा, जब प्रादेशिक नियोजन होगा। इसके लिए प्रादेशिक नियोजन की अति आवश्यकता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, तो समझ पा रहे हैं तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन से, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में समाकलन हेतु। देखिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में समाकलन के लिए भी बहुत जरूरी होता है, चूँकि
किसी भी देश के आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलप में विभिन्न क्षेत्रकों का योगदान होता है। यानी किसी एक क्षेत्र का योगदान नहीं होता। अगर देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, उसमें कई क्षेत्रों का एक प्रकार से योगदान होता है देश की इकोनॉमी बढ़ने में। जैसे कृषि क्षेत्र का योगदान होता है, व्यापार का भी और वाणिज्य का, यानी कि व्यापार का, कॉमर्स का, ठीक है, और एक उद्योग का, इन सभी का एक प्रकार से अपना अपना योगदान होता है, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। ठीक है। दूसरी बात, यदि इन क्षेत्रकों में, यानी कि कृषि, व्यापार या वाणिज्य में से किसी भी एक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखाई पड़ने लगता है। यानी कृषि पिछड़ जाए तो भी दिक्कत है, व्यापार पिछड़ जाए तो भी दिक्कत, वाणिज्य पिछड़ जाए तो भी दिक्कत। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अतः आर्थिक विकास के लिए इन क्षेत्रकों का समाकलन आवश्यक है, जिसके लिए प्रादेशिक नियोजन बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सातवां महत्व ये है कि संसाधनों और पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या क्या बहुत जरूरी होता है भैया? संसाधनों एवं पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए बहुत जरूरी होता है प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन अति आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। दूसरी बात, तीव्र विकास की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों को लगातार नष्ट किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अतः प्राकृतिक संसाधनों व पारिस्थितिकी संतुलन, यानी कि जो इकोसिस्टम है या इकोलॉजी जो है, और जो एक प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, उसमें एक प्रकार से संतुलन बनाए रखने के लिए तथा समान विकास के लिए, सतत विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रादेशिक नियोजन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला इसका जो एक प्रकार जरूरी है, आवश्यक है आज हमारे लिए प्रादेशिक नियोजन, वो है राजनीतिक स्थायित्व के लिए। देखिए, प्रादेशिक नियोजन का योगदान राज्य के प्रशासन तंत्र को अस्थायित्व प्रदान करता है और ज़रूरी भी है एक प्रकार से प्रादेशिक नियोजन राज्य के प्रशासन के लिए। ठीक है। दूसरी बात, देश की एकता और अखंडता यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को दोनों को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य यानी राष्ट्र यानी देश के सभी क्षेत्र विकसित हों और राज्य के किसी भी कोने में विद्रोह व आक्रोश की भावना ना पनपने पाए। और ये तब ना पनपने पाएगी जब प्रादेशिक नियोजन होगा, हर एक देश पर भारत सरकार की नज़र होगी या हर एक देश की सरकार की नज़र होगी। इसके अलावा धार्मिक व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने व सरकार की नीतियों को जन साधारण तक पहुंचाने में प्रादेशिक नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो कुल मिलाकर के धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में, सरकार की नीतियों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए प्रादेशिक नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर एक प्रकार से अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति है, यानी कि कभी भी भंग हो सकती है, तो ऐसे में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजनीतिक परिस्थितियों में अस्थायित्व बहुत जरूरी होता है, जो एक प्रकार से प्रादेशिक नियोजन के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अविकसित भूभागों के राजनीतिक स्थायित्व के लिए प्रादेशिक नियोजन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता को, इंपॉर्टेंस को, विशेषताओं को आप जान पा रहे हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। हाँ, अगर एक चीज़ और है, अगर आप एक प्रकार से इन सभी के नोट्स वगैरह चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अभी बन रहा है, अभी सारा नोट्स बना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे से ये वीडियो होगी, ऐसे ही 5th सेमेस्टर की जितनी भी वीडियो आएंगी उन सभी की जो नोट्स होंगी, PDF जैसे ये पढ़ा रहे हैं, इसकी PDF आपको ग्रुप में मिलेगी। ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको SMS करना होगा 91 61 93 60 62 में। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको जुड़ना होगा। इसके लिए चार्ज रखा गया है मात्र 100 रुपीज़। अगर आपको PDF वगैरह लगातार प्राप्त करने हैं या वीडियोज़ लेक्चर आपको मिलने हैं, जो भी प्राइवेट वीडियोज़ होंगी वो भी आपको मिलेंगी यहाँ पर। और इसके अलावा आपको मात्र 100 रुपये में ही हर एक सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि आपका जो एक प्रकार से 5th सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स आपका है, को करिकुलर कोर्स अब की बार आपका रीजनिंग वगैरह वाला है, उसकी भी एक प्रकार से जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको एक प्रकार से इसी मात्र 100 रुपये में आपकी को करिकुलर की क्लास और 2 सब्जेक्ट आपके जो मेजर के हैं उनकी 2 + 3 सब्जेक्ट आपके मात्र 100 रुपीज़ में आपके करवाए जाएंगे। तो 91 61 93 60 62 पर SMS करें। देखिए, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, रिवीजन क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी विधौत होने वाली है। तो तुरंत SMS करके आप कोर्स ज्वाइन कर लें। 91 61 93 60 62 में एक प्रकार से उसमें अपने हिसाब से मैं सिलेबस को समाप्त करने का प्रयास महासंग्राम मॉडल पेपर के माध्यम से और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक के माध्यम से करूंगा। जैसे ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में मैंने चर्चा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से मैं ऐसे प्रश्नों को समझा दूंगा कि उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आने वाला है नहीं। ठीक है, तो 9वां पॉइंट ये है कि राज्य व देश की रक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है प्रादेशिक नियोजन। ठीक है, देखिए, प्रादेशिक नियोजन राज्य को सुदृढ़ आर्थिक आधार देता है। तो एक इकोनॉमिक आधार देता है। कौन? एक प्रकार से
ये प्रादेशिक नियोजन, ठीक है। इसके अलावा इसके माध्यम से उपयुक्त व कुशल अस्थापनाओं मतलब अवस्थापनाओं के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो प्लानिंग बनाई जाती है, ताकि एक प्रकार से जो प्रादेशिक नियोजन है उससे सुदृढ़ आर्थिक आधार मिले, तो उस योजनाओं के लिए उनके पूरे हो जाने पर आर्थिक विकास तेज़ी से घटित हो जाता है और समाज डेवलप होने लगता है, देश डेवलप होने लगता है, अर्थव्यवस्था एकदम से अपने उफान पर हो जाती है। इसके अलावा प्रादेशिक नियोजन उपयुक्त स्थानों पर ही औद्योगिक क्रियाओं की स्थापना का सुझाव देता है। इसके अलावा इससे युद्ध काल के समय उद्योगों की रक्षा होती है। जब युद्ध एक समय आता है तो उस दौरान उद्योगों की रक्षा होती है, क्योंकि प्रादेशिक नियोजन के तहत अगर उद्योग बने हैं तो उससे एक प्रकार से रक्षा होगी और देश एक प्रकार से उसको कोई खतरा महसूस नहीं होगा। अतः विस्तृत क्षेत्र में फैले राष्ट्रों, जैसे जो बड़े देश हैं जो एक प्रकार से विस्तृत भूभाग पर फैले हुए हैं, जैसे कि भारत हो गया अपना, चाइना हो गया पड़ोसी, रूस, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी देशों में एक प्रकार से प्रादेशिक नियोजन को आवश्यक रूप से विकसित किया जाना चाहिए, ताकि एक प्रकार से ये सब अपने हर एक क्षेत्र के बारे में जान पाए, पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र का विकास हो पाए और हर एक क्षेत्र में एक प्रकार से डेवलपमेंट हो पाए, आर्थिक विकास हो पाए, हर एक क्षेत्र तक एक प्रकार से सरकार की पहुंच बन पाए। इसलिए प्रादेशिक नियोजन बहुत ज़रूरी है और हर एक क्षेत्र के लिए प्रादेशिक नियोजन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी देश हो। हालांकि बड़ा देश होता है उसके लिए उतना ही नियोजन जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज की वीडियो के माध्यम से प्रादेशिक नियोजन के बारे में, या प्रादेशिक नियोजन किसे कहते हैं, प्रादेशिक नियोजन की विशेषताएं, प्रादेशिक नियोजन का लाभ, प्रादेशिक नियोजन के एक प्रकार से जो इंपॉर्टेंस है, उद्देश्य हैं, वो सब आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो कुछ भी पूछा जाएगा आप ये लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। प्रादेशिक नियोजन से बनने वाले कोई भी प्रश्न में आप ऊपर वाला लिख दीजिएगा। इससे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब एजुकेशन का पेपर नंबर 1 का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, जिसमें कई सारे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो शैक्षिक मूल्यांकन और शैक्षिक एक प्रकार से मापन और मूल्यांकन, या एक प्रकार शैक्षिक असेसमेंट या एजुकेशनल असेसमेंट का पेपर ये था, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। तो मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा। ऐसे ही हिंदी का भी दे दिया है और भी सब्जेक्ट का लगातार मैं देता रहूँगा। संस्कृत का भी दे दिया पेपर 1 का। ऐसे और भी सब्जेक्ट के लगातार मॉडल पेपर आपके आते रहेंगे, क्लासेस होती रहेंगी। फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।